कहानी की शुरुआत है निक नाम के एक एक्स अमेरिकन सोल्जर से होती है, जो जापान के एक जेल में अपने 10 साल की सजा काट रहा था। अपनी जिंदगी को ऐसे ही बर्बाद होते देखकर निक अक्सर काफी शांत और उदास रहता, और एक दिन जब उसकी ड्यूटी बाथरूम साफ करने के काम में लगी थी, तो उसकी नज़र एक कमरे से निकल रहे 5 खूंखार आदमियों पर पड़ी, जो देखने में काफी खतरनाक और डरावने लग रहे थे। और उन आदमियों के वहां से चले जाने के बाद जब निक उस कमरे में गया, तो उसने देखा कि कमरे में एक आदमी छत से लटका हुआ था। यह देखकर निक काफी ज्यादा घबरा गया, और उसने उस आदमी की मदद करने के लिए तुरंत ही जेल के गार्ड्स को आवाज मारी। पर गार्ड्स ने वहां पहुंचकर निक को शाबाशी देने के बजाय उसे ही पीटना शुरू कर दिया, जिसके बाद उसे जेल के कमरे में डाल दिया गया। वो कमरा काफी छोटा और घुटन भरा था। वो जल्द ही निक को एहसास हुआ कि वो उसी आदमी के साथ कमरा शेयर कर रहा है जिसे उसने बचाया था। असल में उस आदमी का नाम क्योसी था, जो शिरामित्सु गैंग का एक मेंबर था। साथ ही क्योसी ने बताया कि उसके पास जेल से भागने का प्लान है, जिसमें उसे निक की मदद चाहिए थी। अगर निक उसकी मदद करेगा तो उसके बदले में निक को शिरामित्सु गैंग का सपोर्ट मिलने वाला था। असल में क्योसी के मुताबिक सबसे पहले उन्हें तेजधार औजार की जरूरत थी, जिसे ढूंढने की जिम्मेदारी निक पर रहेगी। इसके बाद उसे तेजधार हथियार से क्योसी पर हमला करना होगा, जिसके बाद जेल के गार्ड्स उसे हॉस्पिटल ले जाएं, जहाँ उनके गैंग के आदमी पहले से उनका इंतजार कर रहे होंगे। कुछ देर सोचने के बाद निक आखिरकार इस काम के लिए तैयार हो गया, और उसे यह काम करने का मौका तब मिला जब सब कैदियों को बाहर काम के लिए ले जाया गया। सही मौका मिलते ही निक ने एक पत्र अपनी जेब में डाल लिया। अपने कमरे में आने के बाद उसने उस पत्र की धार को तेज करना शुरू कर दिया, जिसके बाद क्योसी अपने अगले कदम के लिए पूरी तरह तैयार था। क्योसी को चोट लगने से पहले उसने निक को याद दिलाया कि समय रहते हुए गार्ड्स को इस हादसे के बारे में बताना होगा, ताकि मैं जिंदा बच जाऊं, वरना ज़्यादा खून बह गया ना, मैं यहीं मर जाऊंगा। और निक ने भी बिल्कुल ऐसा ही किया। जैसे क्योसी के शरीर से खून निकला, निक ने गार्ड्स को मदद के लिए बुलाया, जिसके चलते क्योसी का प्लान पूरी तरह कामयाब हो गया। और इधर अगले दिन से जेल में निक का स्टेटस काफी बढ़ गया, और शिरामित्सु गैंग के सपोर्ट के बाद से अब उसे जेल के नियमों के हिसाब से नहीं जीना पड़ता था, और धीरे धीरे उसकी सजा भी काफी कम हो गई। थोड़े दिन बाद वो जेल से भी आज़ाद हो गया। पर अब निक पूरी तरह से बदल चुका था। निक के जेल से निकलते ही उसने देखा कि एक गाड़ी पहले से उसका इंतजार कर रही थी, और उसके गाड़ी में बैठते ही वे लोग उसे सीधा शिरामित्सु गैंग के हेडक्वार्टर ले गए, जहाँ गैंग के कुछ लीडर उसका इंतजार कर रहे थे। और निक से मिलते ही उन लोगों ने सबसे पहले क्योसी की मदद करने के लिए उसका धन्यवाद किया, और फिर उसे उसका पहला काम दिया, जिसमें से एक अमेरिकन बिजनेसमैन से एक डील करनी थी। और इधर निक भी बिना कुछ सोचे समझे इस काम को करने के लिए तैयार हो गया। उसी शाम गैंग के मेंबर्स ने निक को खर्चे के लिए कुछ पैसे दिए, जिसके बाद निक आराम करने के बजाय शहर में घूमने चला गया। और कुछ देर घूमने के बाद वो एक बार में पहुंचा, जहां उसकी नज़र एक जापानी औरत पर पड़ी। निक को उस औरत की पर्सनालिटी काफ़ी पसंद आई, और वो उसे एक अच्छी टिप देकर सोने चला गया। अगली सुबह क्योसी निक को डील के लिए एक मेटल फैक्ट्री में ले गया, जहाँ उसकी मुलाकात एंथनी नाम के एक अमेरिकन बिजनेसमैन से हुई। पर निक को वहां देखकर एंथनी कुछ खास खुश नहीं था, और उसने निक को बुरा भला सुनाना शुरू कर दिया। साथ ही उसने बताया कि वो शिरामित्सु गैंग की कोई भी शर्त नहीं मानेगा, क्योंकि उसकी बात उनके विरोधी शिशु गैंग से भी चल रही है। अगर तुम मुझे बढ़िया डील नहीं दोगे तो वो तो दे ही देंगे। एंथनी बहुत ज़्यादा बदतमीजी से बात कर रहा था, और निक अच्छे से जानता था कि अब बातचीत का कोई फायदा नहीं है। इसलिए उसने एक टाइपराइटर उठाकर एंथनी को पीटना शुरू कर दिया, और अपने इस बर्ताव से निक ने अपने इरादे साफ कर दिए थे। जिसके बाद एंथनी शिरामित्सु की शर्तें मानने के लिए तैयार हो गया। काम खत्म करने के बाद क्योसी और उसके साथी निक की पहली जीत का जश्न मनाने के लिए उसे एक बार में ले गए, जहाँ सभी लोग मजे कर रहे थे कि तभी अचानक शिशु गैंग के कुछ लोग आ गए। जिसके बाद उस कमरे का माहौल काफी गर्म हो गया। अचानक शिशु गैंग के हेड ने निक को ताने मारना शुरू कर दिया, पर निक सुनकर चुप बैठने वालों में से नहीं था, और उसने तुरंत एक बोतल उठाकर शिशु गैंग के लीडर के सर पर फोड़ दी, जिसके तुरंत बाद दोनों तरफ से एक दूसरे पर बंदूकें तन गई। पर उस वक्त शिशु गैंग के पास कम आदमी मौजूद थे, जिसके चलते निक और उनके साथियों को सिर्फ धमकियां देकर वहां से चले गए। इधर निक अपने उबलते हुए गुस्से की बदौलत अपने शिरामित्सु साथियों का दिल और क्योसी का भरोसा दोनों एक साथ जीत लिया था, जिसके चलते क्योसी ने उसे एक रहने के लिए फ्लैट और याजुका क्लैन का हिस्सा बनने का ऑफर दिया, जिसके लिए निक तुरंत तैयार हो गया। कुछ दिन बाद क्योसी ने उसे उसका दूसरा काम दिया, जिसमें उसे एक बार ओनर से मिलना था जो शिरामित्सु गैंग की बात नहीं मान रहा था। और इस बार भी निक ने उसी अंदाज में काम किया जिसके लिए वो फेमस था। इस बार क्योसी ने भी उसका साथ दिया, और अपनी इसी तरीके से वो गैंग का दबदबा बढ़ाते जा रहे थे। इसके बाद क्योसी ने निक को शिरामित्सु गैंग की एक नाइट क्लब में ले गया, जहाँ उसकी नज़र एक बार फिर उसी जापानी औरत पर पड़ी जो उस वक्त डांस कर रही थी। और तभी निक ने देखा कि क्योसी अचानक उसे डांस फ्लोर से खींचता हुआ बाहर ले गया, और क्योसी की आवाज़ में उस औरत के लिए चिंता और फिक्र थी। जल्दी निक भी वहां पहुंच गया, जिसके बाद उसे पता चला कि यह लड़की क्योसी की बहन मियू है, और साथ ही क्योसी ने निक से उसे सही सलामत घर छोड़कर आने को कहा।
लेकिन अपने घर के दरवाजे पर पहुंचते ही म्यू ने अचानक एक अलग ही रूप ले लिया और उसने निक को छेड़ते हुए अंदर आने को कहा। और फिर कुछ शर्माने के बाद निक भी तैयार हो गया। उसने बातचीत के दौरान निक की नज़र म्यू के पीठ पर बने याजुका क्लेन के टैटू पर पड़ी, जो उसके अंडरवर्ल्ड के साथ रिश्ते का सबूत था। अगले दिन क्योसी ने निक को एक और काम दिया, जिसमें उसे एक अमेरिकन सोल्जर से हथियारों की डीलिंग करनी थी। लेकिन इस डील की खबर शिरामित्सु के किसी मेंबर को नहीं होनी चाहिए, जिसका मतलब था कि निक को यह सारा काम अकेले ही करना होगा। अगले दिन जब निक इसी डील को करने के लिए डॉक्स पर पहुंचा तो उसे वहां एक अनजान लाश दिखाई दी। और उससे पहले कि निक कुछ समझ पाता, अचानक शिसुके के कुछ मेंबर्स वहां पहुंच गए। असल में वो लोग डील खराब करके सारा पैसा लूटने के लिए आए थे। और निक ने खतरे को पहले ही भांपते हुए $2 मिलियन को गाड़ी की सीट में छुपा दिया था, जिसके चलते चू गैंग के सदस्यों को खाली हाथ ही वापस जाना पड़ा। पर जाने से पहले उन्हीं में से 2 आदमियों ने निक के ऊपर बंदूक तान दी। पहले तो निक उनकी बात मानता रहा, लेकिन जब उसे अपनी जान पर खतरा महसूस हुआ तो उसने अचानक एक आदमी से बंदूक छीनकर चू गैंग के 2 सदस्यों पर गोली चला दी। और ये देखकर बाकी आदमी पीछे हट गए। और वो सभी ये बात अच्छे से जानते थे कि निक की इस हरकत का नतीजा बहुत भारी होने वाला था। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। इस घटना की खबर जल्दी शिरामित्सु गैंग के लीडर तक पहुंच गई, जिसके लिए उन्होंने तुरंत ही एक मीटिंग बुलाई, जिसमें निक और क्योसी भी मौजूद थे। लीडर को शक था कि शायद उन्हीं के किसी आदमी ने डील की खबर लीक की है। जिस पर क्योसी ने लीडर से कहा कि आप चिंता मत कीजिए, पैसे बिल्कुल सही हैं। पर लीडर इसके बावजूद भी निक से कुछ खास खुश नहीं था, क्योंकि उसके मुताबिक निक की हरकत से एक बड़ी गैंग वॉर शुरू हो सकती है। इसी गैंग वॉर को रोकने के लिए लीडर ने ट्रेडिशनल तरीका इस्तेमाल करने का फैसला किया, जिसमें माफी के तौर पर शिरामित्सु गैंग की तरफ से 2 कटी हुई उंगलियां शिशु गैंग को दी जाएगी, ताकि गैंग वॉर को रोका जा सके। यह सुनकर क्योसी को काफी बुरा लग रहा था, क्योंकि उसी ने निक को इस काम में खींचा था और इसलिए उसने निक के साथ इस सजा में भागीदार बनने का फैसला किया। जिसके बाद निक और क्योसी ने अपनी एक एक उंगली काटकर लीडर के सामने रख दी। कुछ देर बाद गाड़ी में निक और शिरामित्सु के लीडर के बीच एक आम बातचीत हुई, जिसमें लीडर ने गैंग के अंदर एक गद्दार होने की आशंका जताई, जो जरूर उनकी जानकारी बाहर दे रहा था। थोड़ी देर बाद उनकी गाड़ी जंगल के बीचों बीच रुकी, जहां पर निक की इंक्लूजन सेरेमनी थी, जिसमें निक को शिरामित्सु गैंग और उसके परिवार का एक भरोसेमंद सदस्य घोषित किया जाना था। परंपराओं के साथ इस समारोह को खत्म करने के बाद सभी लोग जश्न मनाने के लिए मसरूफ हो गए। और इसी जश्न के दौरान निक क्योसी के पास आया। उसने उसे अपने और म्यू के रिश्ते के बारे में बता दिया। इधर क्योसी ने यह बात सुनकर पहले तो खुश नहीं था, क्योंकि म्यू उसकी बहन थी, और वो भी ये अच्छे से जानता था कि निक एक जिम्मेदार भरोसेमंद आदमी है। इसलिए थोड़ी देर बाद क्योसी ने भी उनके रिश्ते को अपना लिया, जिसके साथ निक ने कहा कि अब वे दोनों सिर्फ दोस्त नहीं, भाई भी बन चुके हैं। अब निक पूरी तरह से शिरामित्सु गैंग का हिस्सा बन चुका था, और अब उसने वफादारी साबित करने के लिए याजुका क्लेन का टैटू बनवाने का फैसला किया। इस टैटू का डिजाइन गैंग को लेकर एक आदमी की वफादारी की कहानियां सुनाता था। इन सब के दौरान म्यू उसके साथ थी, और वो काफी ज्यादा खुश भी थी, क्योंकि निक अब पूरी तरह से उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। अगले कुछ दिनों में निक तेजी से आगे बढ़ता गया, और धीरे धीरे गैंग में भी उसका रुतबा बढ़ता जा रहा था। लेकिन अब भी उसकी पिछली जिंदगी ने उसका पूरी तरह से पीछा नहीं छोड़ा। एक दिन जब वो म्यू के साथ ट्रेन में सफर कर रहा था, एक जाने पहचाने चेहरे पर पड़ी। असल में ये एक शिशु गैंग का ही आदमी था, जिसे उसे मारने की कोशिश की थी। और ये देखते ही निक पूरी तरह से चौकन्ना हो गया। उसके दिमाग में पहली चीज आई कि उसे किसी भी तरह से म्यू को खतरे से बाहर करना है। इधर शिशु गैंग में कुछ लोग शिरामित्सु गैंग के लीडर से मिलने के लिए उन्हें हेडक्वार्टर पहुंचे। असल में वे लोग शिरामित्सु के साथ एक डील करना चाहते थे, पर उन्होंने किसी सीनियर मेंबर को भेजने की बजाय एक जवान लड़के को डील के लिए भेजा। और ये बात लीडर को कुछ खास पसंद नहीं आई, और इसके बावजूद भी ओरोची नाम के एक सदस्य ने लीडर को यह डील एक्सेप्ट करने को कहा। लेकिन इस हरकत से लीडर को और ज्यादा गुस्सा आ गया, और उसने तुरंत ही डील को कैंसिल कर दिया। उसी रात क्योसी और ओरोची एक साथ बार में शराब पी रहे थे, जिस दौरान ओरोची लीडर के ऊपर काफी गुस्सा था, क्योंकि उसने ओरोची की बात 1% भी नहीं सुनी। और इधर क्योसी उसके अंदर बढ़ते गुस्से को साफ साफ देख पा रहा था। उसने ओरोची को अपने गुस्से पर काबू करने के लिए कहा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ओरोची गुस्से में बाहर से बाहर जा चुका था, जहाँ उसकी मुलाकात म्यू से हुई। असल में ओरोची और म्यू पहले एक दूसरे से प्यार करते थे, और ओरोची अब भी उसे मन ही मन पसंद करता था। लेकिन म्यू ने उसके लिए साफ इनकार कर दिया, जिसके बाद ओरोची ने उसके साथ जबरदस्ती करना शुरू कर दिया। पर फिर भी म्यू किसी तरह से भागने में कामयाब हो गई। अगले दिन शिरामित्सु और शिसुके एक बार फिर मिले, और इस बार उन्होंने एक सुमो मैच के दौरान मिलने का फैसला किया, जो कि एक पुराना तरीका था। इस बार शिसुके का चेयरमैन खुद आया। असल में ये कोई बिजनेस डील नहीं थी, बल्कि शिसुके तो चाहती थी कि शिरामित्सु के लीडर को रिटायर करके शिरामित्सु को शिसुके का हिस्सा बना दिया जाए। और शिसुके के इस ऑफर को सुनते ही पूरे कमरे का माहौल गर्म हो गया। लेकिन शिरामित्सु के लीडर ने इस ऑफर को तुरंत ही मना कर दिया, क्योंकि ऐसा करने से शिरामित्सु का नाम मिट्टी में मिल जाएगा। और तभी निक ने बीच में शिसुके के चेयरमैन को याद दिलाया कि शिरामित्सु के अंदर खतरनाक बेटी रहते हैं, न कि कमजोर कुत्ते। उसी रात वापस घर जाते वक्त निक की मुलाकात उसके पुराने जानकार पोली से हुई।
जो अमेरिकन फौज में उसके साथी था और फिलहाल छुट्टियों में यहाँ घूमने आया था। पहले तो पोली निक को देखकर काफी खुश हुआ, पर जल्दी उसने खुलासा किया कि वह जानता है कि निक मरने का नाटक किया था ताकि वो कोर्ट मार्शल से बच सकें, और साथ ही उसने ये बात रिपोर्ट करने की धमकी भी दी। खतरे का एहसास होते निक ने तुरंत अपना रूप बदल लिया और उसने पोली को अपने घर आने को कहा, जिसके बाद जैसे ही उसे मौका मिला तो उसने पोली को खत्म कर दिया। अब लाश ठिकाने लगाने के बाद वो म्यू से मिलने चला गया, और जैसे म्यू ने दरवाजा खोला, निक उसके चेहरे पर लगे चोट को देखकर गुस्से में आ गया, और अब वो उस आदमी का नाम जानना चाहता था जिसने म्यू पर हाथ उठाया था, पर म्यू उसका नाम बताने से साफ मना कर देती है। और साथ ही उसने निक को बताया, मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। और यह खबर सुनने के बाद अचानक म्यू निक को जाने को कहती है। निक को कुछ समझ नहीं आया कि आखिर क्या हो रहा है, लेकिन वह चुपचाप म्यू की बात मानते हुए वहां से चला गया। लेकिन अब भी उसके दिमाग में सिर्फ म्यू की सुरक्षा ही घूम रही थी। उसने सोच लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए वो म्यू को खरोच तक नहीं आने देगा। अपने आने वाले बच्चे और म्यू के बारे में सोचकर निक तुरंत क्योसी से मिलने पहुंचा। उसने क्योसी के सामने सिरामित्सु गैंग छोड़ने की बात रखी ताकि वो इन सब चीजों से दूर म्यू के साथ खुशी खुशी रह सके। इधर क्योसी ने भी गुस्सा न करने के बजाय उसे बड़े प्यार से अंदर बुलाकर उसके सामने 2 तलवारें रखी, जिसमें एक तलवार दूसरे को खत्म करने के लिए थी और एक उसके लिए। क्योसी ने बचपन से ही म्यू का ध्यान रखा था और अब उसे निक पर पूरा भरोसा था कि वो ये जिम्मेदारी उठा सकता है। निक ने भी क्योसी से वादा करते हुए एक तलवार उठा ली। इसके बाद उन दोनों ने साथ मिलकर पोली की लाश को दफनाकर सारे सबूत मिटा दिए। इधर शिशु गैंग के हेडक्वार्टर्स में ओरोची शिशु गैंग के साथ देखकर सिरामित्सु गैंग को अंदर से खत्म करने का प्लान बना चुका था। अगले दिन सिरामित्सु का लीडर निक और क्योसी एक साथ दर्जी की दुकान पर पहुंचे, जहां दर्जी उसके सूट का नाप लेने के लिए लीडर को कमरे में ले गया। पर कुछ देर बाद निक को कुछ गड़बड़ महसूस हुई और वो लीडर को देखने के लिए कमरे में गया तो उसने देखा कि एक आदमी लीडर को मारने की कोशिश कर रहा था। निक ने तुरंत ही बीच में आकर लीडर को बचाने की कोशिश की और साथ ही क्योसी ने पीछे से आकर और उस आदमी को गोली मार दी। इसके बाद वो तीनों वहां से निकलने ही वाले थे कि तभी शिशु गैंग के आदमी ने उन पर हमला कर दिया, जिसका सामना निक और क्योसी ने पूरी बहादुरी से किया। पर इस हमले में एक गोली क्योसी को लग गई और यह देखकर निक और लीडर्स पूरी तरह से टूट गए थे। इस हमले के तुरंत बाद लीडर ने एक अर्जेंट मीटिंग बुलाई, जहां उसने खुलासा किया कि उनके बीच एक गद्दार मौजूद है जो उनकी सारी खबर शिशु गैंग को दे रहा है। और शिशु गैंग के इस हमले से अब गैंग वॉर की शुरुआत हो चुकी है और अब सिरामित्सु गैंग क्योसी की हत्या का बदला जरूर लेगी। उधर जब निक ने क्योसी की मौत की खबर म्यू को बताई तो वो फूट फूट कर रोने लगी और रोने की आवाज ने निक को अंदर से और ज्यादा गुस्से से भर दिया। अगले दिन से निक और उसके साथियों ने एक एक करके शिशु गैंग के टॉप लीडर्स को मारना शुरू कर दिया, जिसके चलते सिरामित्सु गैंग इस लड़ाई में जीतने वाली थी। पर तभी एक दिन शिशु गैंग ने एक बच्चे के जरिए सिरामित्सु के लीडर के पास एक मैसेज भेजा, जिसमें शिशु गैंग ने एक बारी में इस लड़ाई को खत्म करने का प्रस्ताव रखा। सामने दिख रहे खतरे के बावजूद सिरामित्सु का लीडर इसके लिए मान गया, जिसके बाद निक और बाकी साथियों के साथ एक खाली डॉक पर पहुंचा, जहां शिशु गैंग पहले से इंतजार कर रही थी। लेकिन शिशु गैंग के बीच ओरोची को देखकर सभी लोग हैरान थे और वे समझ गए कि ओरोची वो गद्दार है जो उनकी सारी खबरें शिशु गैंग को दे रहा था। पर उसके इस धोखे के बावजूद भी सिरामित्सु के लीडर ने उसे एक और मौका देते हुए गले लगा लिया ताकि वो अपनी गलती सुधार सके। पर तभी अचानक से ओरोची ने लीडर की पीठ में चाकू मारकर कहा कि अब सिरामित्सु गैंग खत्म हो गई है। उधर सिरामित्सु गैंग के बाकी सदस्य चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि उस वक्त वे लोग चारों तरफ से घिरे हुए थे। इसके बाद ओरोची ने निक के सामने एक प्रस्ताव रखा, जिसके मुताबिक अगर निक म्यू को छोड़ दे तो उसकी जान बचा सकता है। पर निक को उसकी फालतू बातों में कोई दिलचस्पी नहीं थी और तभी अचानक एक स्नाइपर ने निक के पैर में गोली मार दी। उधर शिशु गैंग ने पुलिस की मदद से सिरामित्सु गैंग के हेडक्वार्टर में रेड डलवा दी ताकि उनका वजूद पूरी तरह से खत्म किया जा सके। उस रात निक शिशु गैंग की नजरों से बचते हुए म्यू के पास पहुंचा ताकि वो उसे किसी सुरक्षित जगह ले जा सके। लेकिन अभी उसका काम पूरा नहीं हुआ था, क्योंकि उसके दिल में अभी भी बदले की आग जल रही थी और इसलिए वो क्योसी की दी हुई तलवार लेकर सीधे शिशु गैंग के हेडक्वार्टर में पहुंच गया, जहां उसने शिशु गैंग के लीडर के सामने अपना बदला पूरा करने की इच्छा जाहिर की। और ओरोची ने उसके हाथ से तलवार लेते हुए उसे एक आउटसाइडर यानी बाहरी इंसान बुलाया तो कभी भी उनका हिस्सा नहीं बन पाएगा। और तभी निक एक झटके में ओरोची के गले पर हमला करके उसे खत्म कर दिया। तभी बाकी मेंबर्स ने उस पर अपनी बंदूक तान दी, लेकिन शिशु गैंग के लीडर ने उन सभी को रोक दिया और फिर निक को वहां से जाने को कहा, क्योंकि उसने अपना बदला पूरा कर लिया था। वहां से निकल कर निक अपने घर पहुंचा, जहां उसने म्यू को सिरामित्सु गैंग की देखरेख में छुपाया हुआ था। और जैसे म्यू को पता चला कि निक ने उसके भाई की मौत का बदला ले लिया है तो वो निक को गले से लगाकर रोने लग गई। और उस दिन के बाद निक का रुतबा सिरामित्सु गैंग में और बढ़ गया और अब सभी लोग उसे अपने नए लीडर के रूप में देखने लगे।